हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना मैम और आज हम पढ़ेंगे छायावाद युग के कवि राम नरेश त्रिपाठी को, जिनका जन्म 4 मार्च 1889 को हुआ था। ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण, बाल साहित्य सभी पर इन्होंने अपनी कलम चलाई। और कवि राम नरेश त्रिपाठी ने 72 वर्ष के अपने जीवन काल में लगभग 100 पुस्तकें लिखी। इनका सबसे महत्वपूर्ण जो संकलन है, इनकी सबसे जो महत्वपूर्ण रचना है जिसमें ग्राम गीतों का संकलन है, वे हिंदी के ऐसे प्रथम कवि माने जाते हैं जिसे कविता कौमुदी के नाम से जाना जाता है। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन्होंने गांव-गांव जाकर रात रात भर घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों को सुना और चुना। सोहर और विवाह गीत यानी कि जो हमारे लोक गीत होते हैं, हमारी लोक संस्कृति में जो शादी ब्याह में गीत गाए जाते हैं, उनको कवि ने सुना और उनको चुनकर एक संकलन, एक पुस्तक तैयार की। राम नरेश त्रिपाठी गांधी के जीवन और कार्यों से अत्यंत प्रभावित थे। उनका कहना था कि मेरे साथ गांधी जी का प्रेम लड़काई को प्रेम है, यानी कि बचपन का प्रेम है, और मेरी पूरी मनोभूमिका को सत्याग्रह युग ने निर्मित किया है। यानी कि कवि कहता है कि मेरे मन में जो कुछ चलता है या मेरे मन में जो देशभक्ति की भावना है वो सत्याग्रह युग से ही प्रभावित है। बा और बापू उनके द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला एकांकी नाटक है। आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में जो कविता संकलित है राम नरेश त्रिपाठी की, उसका शीर्षक है पथिक। पथिक कविता में दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य का नायक जो है पथिक, वो प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसने की इच्छा का वर्णन करता है। यहाँ वह किसी साधु द्वारा संदेश ग्रहण करके देवसेना का व्रत लेता है। राजा उसे मृत्युदंड देता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है और प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर, मनोहर, उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। और इसी अंश का यहाँ आपके पाठ्य पुस्तक में वर्णन है। इसके साथ ही अब मैं कविता पढ़ने के बाद आपको उसका भावार्थ और काव्य सौंदर्य बता रही हूँ। मैं अब कविता की पंक्तियाँ पढ़ूँगी, आप कृपया ध्यान से सुनिएगा इसको। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग विरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। कवि यहाँ कहता है कि दुनिया का सबसे सुंदर दृश्य वो उसे देखने में लगता है जब वो बादलों की तरफ देखता है। इस कविता में पथिक कहता है कि आकाश में सूर्य के सामने बादलों का समूह जो है वो हर क्षण नए रूप बनाकर निराले रंग से नाचता प्रतीत होता है। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग विरंग निराला। वहीं कवि कहता है कि रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि जब आसमान में सूर्य चमक रहा है और वहाँ बादलों की माला सी आभास हो रहा है कवि को। जब बादल आसमान में हवा में चलते हैं और उनका रूप और आकार बदलता है, कभी वो काले, कभी सफ़ेद, कभी नीले रंग के हो जाते हैं और कभी बड़े रूप में, कभी छोटे रूप में ऐसे अपना आकार बदलते हैं, तो कवि को ऐसा लग रहा है कि ये वारिद यानी कि बादलों की माला है जो रवि के सम्मुख थिरक रही है, यानी कि नृत्य कर रही है। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। कवि कह रहा है कि नीचे नीला समुद्र है, यानी कि सूर्य आसमान में है, नीचे नीला समुद्र है तथा ऊपर मन को हरने वाला नीला आकाश है। ऐसे में पथिक का मन चाहता है कि घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है।
वो चाहता है कि वह मेघ पर बैठ इन दोनों के बीच विचरण करे, यानी कि नीचे समुद्र और ऊपर आसमान, नीचे नीला समुद्र ऊपर नीला आसमान, और इस सुंदर दृश्य के इन दोनों सुंदर दृश्यों के बीच में वो भी किसी घन के टुकड़े पे, यानी किसी बादल के टुकड़े पर बैठ इन दोनों के बीच में विचरण करे, ऐसा पथिक का मन चाहता है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। आगे कवि कहता है, इन पंक्तियों में पथिक कहता है कि रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है। कहता है कि उसके सामने समुद्र जो है, रत्नाकर का अर्थ होता है समुद्र, समुद्र जो है वो गर्जना कर रहा है और मलया नील बहता है, यानी कि मलय पर्वतों से आने वाली हवाएं जो है वो सुगंधित होती हैं। तो कवि कह रहा है कि ऐसी सुगंधित हवाएं बह रही हैं कि जैसे लग रहा है कि मलय पर्वत से होकर आ रही हैं। और वह अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है कि हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। वह प्रिय को संबोधित करता है कि इन दृश्यों से मेरे मन में उत्साह भरा रहता है। वो प्रकृति के सुंदर दृश्य को देखता है तो उसके मन में उत्साह भर जाता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के, कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं इस विशाल और विस्तृत महिमामयी, यानी कि अपनी महिमा से सबको आकर्षित करने वाले रत्नाकर यानी कि सागर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के, कि मेरा मन करता है, पथिक का ये मन करता है कि वह लहरों पर बैठ के और समुद्र के इस विशालकाय वो महिमा से युक्त घर के कोने कोने को देख आए। वह चाहता है कि वो भी किसी लहर पे सवार हो, पूरे समुद्र का विचरण कर आए, पूरे समुद्र को देख आए। आगे के पद्यांश में पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। देखिए, स्वर्ण सड़क सवर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। इसका अर्थ भावार्थ ध्यान से सुनिए। पथिक अब कह रहा है, आगे का वर्णन कर रहा है। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, ये सूर्योदय के समय का वर्णन है। पथिक सूर्योदय का वर्णन करते हुए कहता है कि समुद्र की सतह से सूर्य का बिंब अधूरा निकल रहा है, यानी कि सूर्योदय जब होता है तो जब अभी आधा बिंब अभी दिख रहा है, आधा सूर्य दिख रहा है, उस दृश्य का वर्णन है कि आधा सूर्य जब जल के अंदर तथा आधा बाहर ऐसा लगता है। जब सूर्योदय हो रहा है और आधा सूर्य आसमान में दिख रहा है, तो जब समुद्र के किनारे खड़ा पथिक उस सूर्योदय के दृश्य को देख रहा है तो वो दृश्य उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि सूर्य जो है वो आधा बाहर और आधा जल में डूबा हुआ है। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, इससे पहले की पंक्ति पे ध्यान दीजिएगा। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, वो आधा सूर्य का बिंब जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लक्ष्मी देवी के स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा हो। जो मंदिर के ऊपर गुंबद होता है वो आधा गोलाकार होता है, अर्ध गोलाकार होता है, तो वो आधा गोला सूर्य का ऐसा लग रहा है कवि को कि वो लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर का कंगूरा है, यानी कि सूर्य का रंग भी सुनहरा है, इसलिए उसमें सोने की आभा बता रहा है कवि। और वो कह रहा है कि आधा सूर्य जो दिख रहा है वो लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर के कंगूरे यानी कि गुंबद के समान लग रहा है। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, वहीं पथिक को लगता है कि समुद्र ने अपनी पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी लाने के लिए रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। कि रत्नाकर ने
लक्ष्मी की असवारी लाने के लिए अति प्यारी सोने की सड़क बना दी हो। यानी कि आधा निकलता सूर्य जल से कवि को ऐसा लग रहा है कि वो आधा उदय हुआ सूर्य आधा जल में डूबा हुआ है। वहीं उसके सुनहरे रंग से कवि को ये आभास होता है कि वो लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर का कंगूरा अर्थात गुंबद है, और उससे जो प्रकाश का परावर्तन होता है, जिसे कहते हैं रेज रिफ्लेक्शन, वो जो परावर्तन होता है प्रकाश का पानी के सतह पे, समुद्र के सतह पे, तो वो भी सुनहरे रंग का हो जाता है। और वो सुनहरा सतह कवि को ऐसा लगता है जैसे कि रत्नाकर ने सोने की सड़क बना दी हो लक्ष्मी की असवारी को आने के लिए। यानी कि लक्ष्मी जो है अपनी सवारी पे सवार हो, उस सोने की सड़क पर उतर के आ जाएंगी। आगे की पंक्तियों को ध्यान से सुनिए। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। कवि कह रहा है कि समुद्र जो है वो भय रहित यानी कि निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। समुद्र जो है वो भय रहित मजबूत वो गंभीर भाव से गरज रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कवि कह रहा है कि उस पर गरज के साथ लहरों पर एक के बाद एक लहरें जो आती हैं लगातार समुद्र में, खूब उमड़ उमड़ के ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, तो उस दृश्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि जो बहुत सुंदर है वह बहुत अति सुंदर लग रही हैं। कवि अपनी प्रियतमा को, अपनी प्रेयसी को संबोधित करते हुए कहता है कि कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। अपनी प्रिया को कहता है कि हे प्रेममयी, हे प्रेयसी, हे मंगलकारी प्रिया, तुम अपने हृदय से इस सौंदर्य का अनुभव करो और बताओ कि यहाँ जो सुख मिल रहा है क्या उससे अधिक सुख कहीं मिल सकता है। यानी कि जो प्राणी है, जो जीव है, उससे इससे अधिक सुख कहीं पृथ्वी पर मिल सकता है। अर्थात इस सौंदर्य का कोई मुकाबला नहीं है, इसका कोई जोड़ नहीं है, इससे किसी की सौंदर्य की तुलना ही नहीं की जा सकती, ये अतुलनीय है। अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी, हे अनुराग भरी कल्याणी, हे प्रेममयी मंगलमयी प्रिया, तुम इसे हृदय से अनुभव करो और बताओ कि क्या किसी प्राणी के लिए इससे भी बड़ा सुख कोई जीवन में हो सकता है। इसके साथ ही आगे का पद्यांश अब हम पढ़ेंगे। जब गंभीर तम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। शशमित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। अब जैसे जैसे हम प्रकृति का वर्णन पढ़ते जा रहे हैं, तो पहले बादलों का पढ़ें, फिर समुद्र का पढ़ें, फिर सूर्योदय का पढ़ें। अब हम अर्ध निशा के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन यहाँ कवि कर रहा है कि आधी रात, निशा का अर्थ होता है रात्रि और अर्ध निशा यानी कि आधी रात। अब पथिक बताता है कि जब आधी रात को गहरा अंधकार सारे जगत को ढक लेता है, जब गंभीर तम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है। तम यानी कि अंधेरा। गंभीर क्यों कहा गया? क्योंकि आधी रात में बहुत सन्नाटा होता है, कहीं कोई आवाज़ नहीं आती, कहीं कोई उथल पुथल नहीं आती। तो जब किसी व्यक्ति को हम गंभीर अवस्था में देखते हैं तो वो चुप होता है, शांत होता है। तो वैसे ही प्रकृति में अंधेरा है, आधी रात को अंधेरा है, कालापन है, और उसके बाद शांति है, एक चुप्पी है। तो इसलिए कवि उसे क्या कह रहा है कि गंभीर। जब गंभीर तम यानी कि गंभीर अंधेरा अर्ध निशा में आधी रात्रि में जग को ढक लेता है, यानी कि पूरे जग में, पूरे संसार में आधी रात को एकदम अंधेरा, गहरा अंधेरा छा जाता है और चारों तरफ एकदम शांति, उस शांति को गंभीरता बताया गया है। और
उस समय अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है और आकाश की छत पर तारे बिखेर देता है, अर्थात आकाश में तारे चमकने लगते हैं। चमकते हुए तारे पथिक को कैसे लगते हैं? ऐसा लगता है जैसे कि अंतरिक्ष की छत पर उसे तारों को छिटक दिया गया, यानी कि छीट दिया गया है। शशमित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। अब यहाँ किसकी बात की जा रही है? अब चंद्रमा के सौंदर्य की बात की जा रही है। अब दिन में तो सूर्य निकलता है, रात्रि में कौन? चंद्रमा निकलता है। तो सस्मित यानी कि मुस्कुराता हुआ। तो अब पथिक को लग रहा है कि उस समय मुस्कुराते हुए मुख से संसार का स्वामी अर्थात ईश्वर चंद्र धीमी गति से आता है और समुद्र तट पर खड़ा होकर आकाश गंगा के मनमोहक गीत गाता है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है और तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। अब ऐसा चंद्रमा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि यहाँ कह रहा है कि मुस्कुराते हुए चेहरे से, यानी कि इस पूरे प्रकृति के अर्धरात्रि में इस प्रकृति के सौंदर्य को पथिक को ऐसा लगता है कि सृष्टि का निर्माता ईश्वर जो है वो मुस्कुराते हुए अपनी इस रचना को निहार रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि इस आकाश गंगा के सौंदर्य को देखकर, इस गगन गंगा के सौंदर्य को देखकर उसके किनारे पे खड़ा वो मनमोहक कोई गीत गा रहा है, क्योंकि उस दृश्य में ऐसा आकर्षण पैदा हो रहा है, ऐसा आकर्षण है जो पथिक के मन को मोह रहा है। इसलिए उसे लग रहा है कि ईश्वर कोई मन मोहने वाला गीत गा रहा है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। अब संसार के इस कार्य पर मुग्ध होकर आकाश में चांद जो है वो हंसने लगता है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र भी हंस देता है और इस दृश्य से विमुग्ध होकर चंद्र भी हंसता हुआ सा लगता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है और उस समय प्रकृति भी प्रेम से मुग्ध हो जाती है। वृक्ष अपने पत्तों और फूलों से शरीर को सजा लेते हैं। वृक्ष अपने पत्तों और फूलों से शरीर को सजा लेते हैं। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं, और पक्षी भी खुशी को संभाल नहीं पाते और मुग्ध होकर चहचहाने लगते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं और फूल भी सुख की आनंद युक्त सांस लेकर महकने लगते हैं, यानी कि फूलों के महक जो वातावरण में फैल जाती है उसे पथिक को लगता है कि फूल जो है वो सांस ले रहे हैं, उनके सांस लेने की ही खुशबू पूरे वातावरण में फैल गई है। तो इस पंक्ति में भी चंद्र के सौंदर्य का वर्णन है, रात्रि के सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें कवि कहता है कि उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। इसके साथ ही अब आगे का पद्यांश ध्यान से सुनिए। इसमें अब कवि जो है कि अब वन उपवन गिरी, यानी कि वन के उपवन के पर्वतों के और छोटे छोटे कुंजों के, यानी कि झाड़ियों के सौंदर्य का वर्णन करता है। वन उपवन गिरिशान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है नयन नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ, किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई है यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। इसमें अब कवि जो है पर्वतों के वन उपवनों के सौंदर्य का वर्णन करता है। अब पथिक को प्रकृति के सौंदर्य से अभिभूत होता हुआ कवि उसका वर्णन करता है कि अब यहाँ इस प्रकृति के सौंदर्य से पथिक जो है वो भाव विभोर हो जाता है। पथिक कहता है कि प्रकृति की प्रेम लीला से वन उपवन पहाड़ समुद्र तल वो वनस्पतियों पर मेघ बरसने लगते हैं। अब कभी पथिक को ऐसा लगता है, जब बारिश होने लगती है तो पथिक को ऐसा लगता है कि इस सुंदर दृश्य को देखकर खुशी से मेघ भी बरस पड़े हैं। स्वयं पथिक भी भावुक हो जाता है और उसकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं।
वो कहता है कि मेरा आत्म प्रलय होता है, नैन नीर झड़ते हैं, कि मैं भी आत्मा से इस दृश्य को महसूस करता हूँ और मेरी आँखों से भी नीर यानी कि आंसू बहने लगते हैं। वह अपनी प्रिया से कहता है कि पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरिनभ किरण जलद पर प्यारी। कहता है कि समुद्र की लहरों, किनारों, तिनकों, पेड़ों, पर्वतों, आकाश किरणों व बादलों पर लिखी गई विश्व को मोहित करने वाली ये प्रेम कहानी तुम पढ़ो, यह बहुत प्यारी है। वह प्रकृति के सौंदर्य की यह कहानी कह रहा है कि लिखी हुई है मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी। कह रहे कि बहुत प्यारी कहानी है जो प्रकृति के सौंदर्य की यह प्रेम कहानी बहुत मधुर, मनोहर और पवित्र है। पथिक चाहता है कि वो इसे पढ़े, इसे समझे। पथिक चाहता है कि वह इस प्रेम कहानी का अक्षर बन जाए और विश्व की वाणी बन जाए तथा यह सदा आनंद उसको प्रवाहित होता रहे, पवित्रता है तथा सुख देने वाली शांति है। वहीं कवि कहता है कि कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनु विश्व की बानी। जी में है अक्षर बन इसके बनु विश्व की बानी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। प्रकृति के सौंदर्य की यह प्रेम कहानी बहुत मधुर, मनोहर वो पवित्र है। कवि कह रहा है कि कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनु विश्व की बानी। पथिक का मन चाहता है कि वह इस प्रेम कहानी का अक्षर बन जाए और विश्व की वाणी बने। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है। पथिक कहता है कि यहाँ सदा आनंद प्रवाहित होता है, पवित्रता है तथा सुख देने वाली शांति है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। पथिक कहता है कि यहाँ प्रेम का राज्य छाया रहता है तथा यह बहुत सुंदर है, अतिशय सुंदर है। इसके साथ ही ये आपका पाठ्य में संकलित कविता जो है वो समाप्त होती है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका भावार्थ समझ में आ जाएगा। अगर किसी तरह का डाउट आपको होता है, कुछ भी अगर आपको पूछना है, कहीं आपको कोई ऐसा कन्फ्यूज़न है जहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इस क्लास के और भी वीडियोस जो हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।